नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इंपॉर्टेंट जानकारी यही है, अपील है आपसे कि आप मास्क जरूर पहनें क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया और इसीलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने। अगर कोरोना वायरस से बचाव चाहिए तो मास्क जरूर पहने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अहम खबर ये कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। बंगाल में नतीजों के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस दौरान जेपी नड्डा ने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख जताया और लगे हाथ राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीड़ित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन घरों का दौरा करने के लिए, उन घरों को का जायजा लेने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे। दिलीप घोष भी इस दौरान उनके साथ नजर आए। जेपी नड्डा की तरफ से उन लोगों से मुलाकात की गई जिनके घरों को निशाना बनाया गया, जिनके घरों में तोड़फोड़ की गई, जिनके घरों में रखे सामान को तहस नहस कर दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, बमबाजी की भी जानकारी। और इस सब के बीच एक घर नहीं है, कई ऐसे घर हैं और उन सभी घरों में जाकर जेपी नड्डा घर वालों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो घर हैं वहां उन घरों के पुरुष यहां से जा चुके हैं क्योंकि ये बताया जा रहा है उन घरों की महिलाओं की तरफ से कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एजेंट है और ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है और उनको डर है कि कहीं उनके पुरुषों को दोबारा से निशाना ना बना लिया जाए, उनके साथ किसी अनहोनी को अंजाम ना दे दिया जाए। इस डर से पुरुष यहां से जा चुके हैं लेकिन महिलाएं कुछ हैं घरों में और वो अपने घर का हाल बताती हुई उनके साथ जो घटा उसकी जानकारी जेपी नड्डा को देते हुए जेपी नड्डा की तरफ से भी उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो पीड़ितों से इस वक्त जेपी नड्डा मिल रहे हैं। जानकारी यह भी कि कई ऐसे घर हैं जो अपने घर बार को छोड़कर उन घरों में रहने वाले लोग यहां से जा चुके हैं। और इससे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा ने बंगाल में हो रही हिंसा पर नाराजगी भी जताई। तो जेपी नड्डा जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि जो कुछ घट रहा है वो बेहद दुखद है और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं और इस लड़ाई को, जो विचारधारा की लड़ाई है, उसको हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। इस तरह की बात जेपी नड्डा की तरफ से कही गई जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और अब वो लगातार उन घरों का दौरा कर रहे हैं जहां ये हिंसा घटी है। आशिका हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, जरा बताइए वहां से क्या अपडेट, कितने घरों का जेपी नड्डा की तरफ से दौरा किया गया और भरोसा क्या उनकी तरफ से? देखिए, सोनारपुर इलाके में सबसे पहले पहुंचे हैं जेपी नड्डा। वहां पर जो कई घर जहां तोड़फोड़ का आरोप लगा है वहां खुद अंदर जाकर के जायज़ा लिया और लोगों को जो है वो ढांढस बंधाया, सुरक्षा जो है की जाएगी ये उनको जो है वादा किया, ये कहा जा सकता है। और इसके बाद अब नरेंद्रपुर की तरफ वो आ रहे हैं। यहाँ के बाद कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता, आरोप लगा था बीजेपी की तरफ से कि हत्या कर दी गई है पीट कर, उसके घर पर जाएंगे, परिवार से जो है वहाँ पर मुलाकात करेंगे। और कल देश भर में, न सिर्फ बंगाल बल्कि देश भर में धरना बीजेपी की तरफ से रहेगा। लेकिन जो भरोसा जेपी नड्डा की तरफ से आशिका दिया जा रहा है, लोग हैं क्या उसको लेकर आश्वस्त? क्योंकि एक डर का माहौल तो देखिए है ही और चिंता उनको अपनी सुरक्षा की भी है, अपने बच्चों की भी है। उन महिलाओं को तो बदसलूकी का भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कहीं वो लोग पहुंच करके उनके साथ कोई बदसलूकी ना कर डालें। ऐसे में लोग कितने आश्वस्त हैं और सुरक्षा को लेकर क्या कोई कदम भी उठाया जाएगा वहां बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन से पहले भी? देखिए, ये जो मुद्दा है वायलेंस का, हिंसा का, इसको बीजेपी ज़रूर बड़ा कर रही है। यही कारण है कि चुनाव बीत जाने के बाद भी जेपी नड्डा आज यहाँ कोलकाता पहुँचे हैं। न सिर्फ पहुँचे हैं, आज की रात यहीं रुक रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम बनाया है और जो कार्यकर्ता हैं जहाँ तोड़फोड़ हुई है उनके घरों में जा रहे हैं। कल धरना भी दिया जाएगा। कल जब एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण करेंगी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, तो बीजेपी का धरना चलेगा देश भर में। और जो परिवार हैं, मैं खुद यहाँ पर अंदर गई, लोगों से बात किया। मैं आपको ये बता दूँ गायत्री कि बार बार जो महिलाएं थीं जो घर में अकेली हैं, पुरुष नहीं हैं, उनका ये कहना था कि हम आपसे बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, हो सकता है कल आपको ये खबर मिले कि हमारी लाश घर से बरामद की गई है। कल का सूरज जो है हम देख पाएंगे कि नहीं, ये भी कोई ठीक नहीं है।
तो जो घरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सभी जो उस इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता थे उनका ये कहना था कि हमारे घरों में तोड़फोड़ की गई है। जो पुरुष सदस्य हैं वो घरों को छोड़ करके भाग चुके हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गायत्री। आशिका, लौट रहे हम आपके पास। इस बीच बता दें कि थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा दक्षिण 24 परगना के जिले नरेंद्रपुर भी पहुंचेंगे, जैसे कि जानकारी आशिका दे रही है, और वो हिंसा में जख्मी बीजेपी के कार्यकर्ता के घर वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा में घायल बीजेपी के कार्यकर्ता के घर वालों ने बताया कि कैसे टीएमसी से जुड़े लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और उनके साथ मारपीट की। ऐसी बात ही बोलना है सर, आप जैसे भी करके हम लोग को पति लोग को बचाइए। अगर हमारा प्राण रहेगा, आज नहीं तो आज दीदी का क्षमता है, इसलिए आज अगर बीजेपी क्षमता होता है नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसा हाल नहीं होता, उससे भी हम लोग खुश रहते। लेकिन हम लोग ऐसे दावा कर सकते हैं बीजेपी अगर होता ना, ऐसे बात नहीं करता जो उसका घर तोड़ दो, फोड़ दो, मार डालो, ऐसा नहीं करता। लेकिन ये लोग कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी राज्य में चुनाव नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर चिंता जताई और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है, पश्चिम बांग्लादेश। मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार, इतनी लूट खसोट, कहीं कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं है। गांव से शहर तक कहीं पर लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। लगभग 20 के करीब हत्याएं हो चुकी है और दर्दनाक हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार और खून, पेड़ में टांग देना बलात्कार के बाद, और लोगों का घर तोड़ना, घर लूटना, दुकान लूटना, तालाब के मछली तक लूट लिया गया है। बंगाल में हिंसा और हंगामे की खबरों पर पीएम मोदी बेहद चिंतित हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर जानकारी दी और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए महिला रोते हुए बताते हुए कि क्या कुछ उनके साथ घटा है। जेपी नड्डा सबसे बात कर रहे हैं, सुनिए। ले गया और साथ जो था उसको तोड़ दिया गया एक आदमी तो ये जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, महिलाएं कैसे रोते बिलखते। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, सवाल तो वही है कि ये किसी के भी कार्यकर्ता हो, ये महिलाएं, लेकिन है तो बंगाल की बेटी ही। और बहुत हैरानी होती है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, वहां पर देखिए अपनी सुरक्षा को लेकर ये लोग कितने घबराए हुए हैं, कितने दहशत में हैं। आशिका। बिल्कुल गायत्री, जो भी महिलाएं हमसे भी मिली वो भी रो रही थी और वो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित थी। और यही जब जेपी नड्डा जहां जहां पहुंच रहे हैं कार्यकर्ताओं के घरों पर, वहां भी उनको रोती हुई महिलाएं, जैसा कि पहले भी देखा गया है कि पुरुष जो सदस्य हैं वो कई घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो गए हैं और महिलाएं बच्चों के साथ रह रही मजबूर हैं, उनको हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जहां जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं वहां पर ये महिलाएं रोकर अपना दर्द उनसे बयां कर रही हैं। अपने घर, जो उनका घरौंदा जो टूट चुका है, जो इसको तिनका तिनका कर कभी बनाया होगा, उसको दिखा रही हैं, टूटे हुए घर को दिखा रही हैं। तो ये तस्वीरें जहां भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं वहां पर कार्यकर्ता जो हैं वो भावुक हो रहे हैं। और इसके बाद कोलकाता जाएंगे और वहां पर भी एक कार्यकर्ता, जिसकी आरोप ये है बीजेपी की तरफ से कि पीट कर हत्या कर दी गई है, उसके घर भी जाएंगे। आशिका, लेकिन चिंता का विषय तो ये है, देखिए जेपी नड्डा भरोसा दिला रहे हैं कि इन सभी लोगों के साथ खड़े हैं। हो सकता है आर्थिक मदद भी इनको दी जाए क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान इन गरीब लोगों का किया गया है। सवाल सुरक्षा को लेकर है, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
आशिका। देखिए, सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो ये मुद्दा तो हालांकि बड़ा है और इसको बीजेपी भी बड़ा बना रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठ रहा है वो अब भी बरकरार है, क्योंकि जो लोग जितने भी हमसे मिले, जो महिलाएं मिली, उनका ये कहना था कि अभी तो मीडिया आई है, अभी तो पुलिस आई है, जेपी नड्डा भी आएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो नहीं पता। उम्मीद ये है सबका ये कहना है कि डर है हमें कि वो वापस लौटेंगे और हमारे घरों को इस बार तोड़ेंगे ही नहीं, हमें भी मार डालेंगे। तो सब में ये डर देखने को मिला। और न सिर्फ मुझसे बात करते हुए, मैंने कईयों को फ़ोन पर बात करते हुए, अपने रिश्तेदारों से ये कहते हुए सुना कि पता नहीं, हमने मीडिया से बात की है, अब हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो कानून व्यवस्था को लेकर के पश्चिम बंगाल की पर पहले भी उंगलियां उठती रही हैं और आज जो तस्वीर सामने आ रही है उसको देखते हुए भी यही कहा जा सकता है कि आज भी उंगली उठ रही है। महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल और सवालों के बीच दावा भी टीएमसी की तरफ से। चुनावों में भी ये कहा गया कि हम, और देखिए महिलाओं को टिकट भी लगातार दिए गए, बड़ी संख्या में महिलाओं को चुनाव में उतारा भी गया टीएमसी की तरफ से। लेकिन हैरानी होती है, कल से लेकर अब तक लगातार इस तरह की हिंसा हो रही है। कम से कम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आकर इन महिलाओं को, ये कार्यकर्ता पार्टी के बाद में है, पहले तो बंगाल के लोग हैं और ये मुखिया की जिम्मेदारी है कि मुखिया की मौजूदगी में बंगाल का हर नागरिक, हर एक शख्स सुरक्षित रहे। फिर ये तो बात महिलाओं की है, कम से कम इन महिलाओं को एक भरोसा तो देना चाहिए था ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन वो नहीं हुआ। आशिका, देखिए, पुलिस के ऊपर भी जो है उंगली उठाई जा रही है इस बीच। जैसा कि टीएमसी के नेता सौगत रॉय से हमने बात की, उन्होंने कहा कि फिलहाल बंगाल जो है ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, मुख्यमंत्री ही कोई नहीं है तो प्रशासन कैसे चलेगा। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी। ये भी आशंका कहीं ना कहीं सौगत रॉय की तरफ से जताया गया है। उन्होंने कहा है कि कल रात जब इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और कल जब शपथ लेंगी, इस बीच जो 2 दिन का दौर है, ट्रांजिशन का फेस है बंगाल के लिए, प्रशासन या पुलिस जो भी है, सब राज्यपाल जो है उनको खुद देखना चाहिए वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक दूसरे के ऊपर जो है वो गेंद उछाली जा रही है, जिस बीच हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। आशिका, लेकिन कम से कम अपने लोगों को तो रोका जा सकता है, कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता, जिन लोगों के साथ हिंसा हुई वो भी यही कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग हैं। तो कम से कम एक अपील तो हो सकती थी, एक भरोसा तो दिया जा सकता था मुख्यमंत्री की तरफ से और कदम भी उठाया जा सकता था, खुद वो अपील कर सकती थी। देखिए, कल ममता बनर्जी ने अपील की है लोगों से कि शांति बनाए रखें और ऐसी जो हिंसा की घटनाएं हैं उनको अंजाम न दें। मैं इसके बाद भी बता दूं कि आज कई जो टीएमसी के नेता हैं, विधायक हैं चुने गए, वो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में संदेश भेज रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आप शांति बनाए रखें, तो हिंसा का सहारा न लें। लेकिन तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है और जैसा कि अपील का कोई असर नहीं हुआ, कोई अपील का कोई असर नहीं हुआ। आशिका, हम लौट रहे हैं आपके पास और फिर ये भी समझाइएगा कि आप, मुख्यमंत्री ने कल इस्तीफा दिया, कल शपथ लेंगी, इस सब के बीच फिर जिम्मेदारी किसकी होती है, क्योंकि किसी और राज्य में तो ऐसी स्थिति हमने देखी नहीं। लौट रहे हैं आशिका, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। जेपी नड्डा उन लोगों से मुलाकात करें, उन परिवार वालों से मुलाकात करें जिनके घर पर जबरदस्त हमला हुआ है, जिनके घर को नुकसान पहुंचाया गया है, जिनके सामान को तोड़ दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि अब ये लोग इतने खौफ में हैं, इतने दहशत में हैं कि इनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। हालांकि इस सब के बीच जेपी नड्डा ने इनको भरोसा दिया, लेकिन सवाल सुरक्षा को सुनिश्चित करने का है जो राज्य सरकार की तरफ से ही दी जा सकती है। ऐसे में अब क्या कदम होगा जेपी नड्डा का, यह भी देखना होगा। हालांकि कल पूरे देश में बीजेपी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत धरना प्रदर्शन भी करने वाली है इस पूरे मामले को लेकर और उसके लिए जेपी नड्डा पहुंचे भी हुए हैं। 2 दिन का उनका यह दौरा है। फिलहाल ये तस्वीरें हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने की जेपी नड्डा की। दिलीप घोष भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं।
और वहीं आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से हिंसा की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई कि हिंसा को लेकर राज्य में दर्ज हुई सभी एफआईआर का कोर्ट राज्य सरकार से ब्यौरा मांगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोपालपुर पहुंचे, उसके बाद नरेंद्रपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से हिंसा की गई है। आरोप लगा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। जेपी नड्डा, ये देखिए एक्सक्लूसिवली दक्षिण 24 परगना, यहां कई कार्यकर्ताओं के घर वालों से मुलाकात करते हुए जेपी नड्डा सबको ढांढस बंधा रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन घर वालों की चिंता यही है, जेपी नड्डा भी मिलकर चले जाएंगे, पुलिस भी यहां से चली जाएगी, लेकिन फिर इनकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? कौन ये गारंटी देगा कि ये लोग आगे सुरक्षित रहेंगे? कौन ये भरोसा देगा कि जिन लोगों ने हिंसा की वो वापस नहीं लौटेंगे? इस बीच आपको सुनवाते हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा। सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं, रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हो रही इस हिंसा के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर नारेबाजी की। कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए दिखे। प्रदर्शन वाली जगह पर पुलिस भी तैनात दिखी, जो विरोध कर रहे लोगों से कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं करने की अपील करती रही। ये तस्वीरें बंग भवन के सामने की है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एमपी मीनाक्षी लेखी, एमपी रमेश भिदुड़ी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, ये तमाम लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहां बात करने की भी अगर कोशिश करें तो मीनाक्षी लेखी जी से बात करते हैं। मैम, कोरोना का टाइम और ऐसे में आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल हम बंद कर रहे हैं, सबने डिस्टेंस भी रखा हुआ है और मास्क भी लगाए हुए हैं और हमारी संख्या भी बहुत कम है। लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और मजबूरी समझिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है पश्चिम बंगाल में, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेफ्ट के, कांग्रेस के सब लोगों को मारा जा रहा है। और बिल्कुल याद आता है डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि जिन्हा ने कॉल किया था, और आज टीएमसी जिन्हा की मुस्लिम लीग के बराबर खड़ी है। और जहां जहां इन लोगों के लोग बैठे हैं, वहां वहां आगजनी, रेप, मर्डर, हर तरीके की चीज हुई है। और आज तक मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने कभी भी ये सब चीजें नहीं दिखाई और उन लोगों को लेफ्ट लिबरल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि प्लेकार्ड्स लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, न सिर्फ दिल्ली बीजेपी के बल्कि एमपीज भी, एमएलए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साफ तौर पर इनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मास्क पहनते हुए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आवाज बंगाल तक पहुंचना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और ये देखिए, एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र नगर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें सुनिए। कैमरा पीछे ले ले। शांति। मुझे अधिकारी जो परसों शाम को 8 बजे अपने निवास स्थान पर, आपने देखा होगा कि चुनाव के नतीजे निकलने के पश्चात
किस तरीके से टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता वो हरण अधिकारी के घर में गए, घुस करके पहले अंदर घर में तोड़फोड़ की, महिलाओं को धमकाया, बच्चों को धमकाया, उनके ऊपर अटैक किया और मिसेज हरण अधिकारी जो हरण अधिकारी की पत्नी थी उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरण अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरे यहां से मेरे साथ गए थे और आपने देखा है श्रीमती हरण अधिकारी जी को किस तरीके से वो रो रही थी, उनका बच्चा बिलख रहा था और किस तरीके से उन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा मीडिया के लोगों से कि आप निष्पक्ष और सच्ची बात सारे देश को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तानाशाही कहा था तो वो तानाशाही हमको दिख रही है। अगर हमने टोलाबाजी कहा था तो ये टोलाबाजी के ही सदस्य हैं जिनको ये डर था कि बीजेपी आएगी तो उनका दाना पानी समाप्त होगा और उनको ये टोलाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अभी अभी लोग यहाँ पर बता रहे थे, उन्होंने नाम लेकर के कहा है, नाम की लिस्ट मुझे दी है और इनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। ये बताता है कि यहाँ का कानून व्यवस्था, ये लिस्ट दी है जिसमें उनकी पत्नी ने बताया है कि कौन व्यक्ति आया था, किसके नेतृत्व में लड़ाई हुई, किन लोगों ने पीटा मारा और मारते मारते उनकी जान ले ली। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, महिलाओं की तस्वीरें बहुत ही अलग तरीके से आ रही हैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर मैं सब जगह जा रहा हूँ। हमारे महामंत्री आए हैं, हमारे दिलीप घोष जी हैं, हमारे लॉकेट चैटर्जी जी हैं, हमारी कैंडिडेट है यहाँ से राहुल सिन्हा है, मुकुलदा है। सब लोग सभी कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे और उनके परिवार को धारस भी देंगे, उनकी न्याय की लड़ाई अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे और यहाँ बंगाल में न्याय स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक बात आपने महिलाओं की है तो मैंने पहले भी कहा था, ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए। हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है, गैंग रेप हुआ। अभी तक 11 लोगों की हुई है। सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स यहाँ पर हुआ, सबसे ज्यादा वायलेंस यहाँ पर हुआ है, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर हुआ। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग यहाँ हुई है। ममता जी को इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए सोचना चाहिए था, तो उन्होंने वही फिर से टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। और हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। और डरने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि डराने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप में वो ताकत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उनके समर्थन को लेकर के जिनका नहीं मिला है उनको भी धन्यवाद मैं जरूर देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की शांति और बंगाल की संस्कृति, ये बंगाल की संस्कृति है जो मैं देख रहा हूं चुनाव के नतीजे के बाद। यही तो मैं बोलता था, मेरी बात तो सच हो गई। और 5 बजे नतीजे आने शुरू हुए और 8 बजे घटना घट जाती है, तांडव नृत्य शुरू हो जाता है गुंडागर्दी का। तो ये बताता है कि बंगाल की संस्कृति ममता जी नहीं रिप्रेजेंट करती है, हम बीजेपी वाले करते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। और न्याय तरीके से, न्यायोचित तरीके से चुनाव ये लड़ाई लड़ी। धन्यवाद। तो जेपी नड्डा ये कहते हुए कि हम इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे, इंसाफ मिलेगा, कार्यकर्ताओं के साथ हम खड़े हैं, और साथ ही निशाना भी साधा टीएमसी पर। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तमाम घटनाओं का पहले ब्यौरा और उसके बाद अब जिक्र मीडिया के सामने भी जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। आशिका, लेकिन सवाल फिर वही है, इसका समाधान क्या है? और इस लड़ाई को जिसको लड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जेपी नड्डा कह रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, जैसा कि कहा जेपी नड्डा ने कि सभी जो पार्टी के नेता हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जो भी कार्यकर्ता जहां तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा का सामना कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके घरों में जाए और ये जो लड़ाई है अंतिम क्षण तक इसको लड़ें। तो जो नेता है वो फील्ड में जाएं, ये बड़ा संदेश जेपी नड्डा की तरफ से रहा। और उन्होंने कहा कि न सिर्फ आया हूँ यहाँ मिलने, बल्कि न्याय दिलाना है लोगों को। तो ये कोशिश पूरी तरह से, जैसा कि उन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं को करने की। अब यहाँ से किस तरफ जेपी नड्डा का अगला पड़ाव क्या होगा? अभी यहाँ पे उन्होंने लोगों से बातचीत की, कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर ये हिंसक घटनाएं घटी हैं, आशिका? देखिए, हिंसक घटनाएं कहाँ घटी हैं ये अगर आप पूछे तो मैं शायद ही कोई जिला कोना कोई पश्चिम बंगाल का बचा हो जहाँ पर हिंसक घटनाएं न हुई हो। लेकिन फिलहाल दक्षिण 24 परगना में हैं हम, और इसी जिले में जेपी नड्डा भी आए 2 जगहों पर, सुनारपुर में, और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं कोलकाता के लिए, जहाँ एक जो बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार, जो ये देखा गया था कि फेसबुक लाइव पर पहले रोते हुए नजर आए थे कि मेरे ऑफिस, मेरे घर को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद आरोप ये लगा था बीजेपी की तरफ से कि पीट कर उनकी हत्या कर दी, उनके घर भी जाएंगे। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। ये तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें कि किस तरीके से जिन लोगों के घर पर हिंसा घटी है, अब वो लोग अपने घर पर जो नुकसान हुआ है, जो घटना घटी, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है कुछ लोगों की तरफ से, जिनको कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के लोग थे, उनके बारे में जानकारी देते हुए जेपी नड्डा को, जेपी नड्डा ने भी उनसे इस पूरे मामले की जानकारी ली। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि अगर ये लोग टीएमसी के भी नहीं थे, जिन भी लोगों ने इस तरह की हरकत की है, ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पूरे मामले पर अभी तक वो खामोश क्यों हैं? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है सोपोर में, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को घेर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि जिस आतंकी को घेरा गया है उस पर 2 पार्षदों और एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप लगा है। तो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। सोपोर में ये मुठभेड़ चल रही है। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि सोपोर में एक आतंकी को घेरा गया है। एक आतंकी के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। सोपोर में फिलहाल चल रही है ये मुठभेड़। जम्मू कश्मीर का सोपोर इलाका, जम्मू कश्मीर की पुलिस की माने तो सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को घेरा हुआ है। तो जिस आतंकी को घेरा हुआ है वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है। और जानकारी पुलिस की तरफ से यह भी कि जिस आतंकी को घेरा गया है उस पर 2 पार्षदों और एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप लगा है। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर का इलाका, जहां पर मुठभेड़ सुरक्षा बल और आतंकी के बीच, एक आतंकी को सुरक्षा बल ने घेरा हुआ है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत एक भावनात्मक मामला है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अंधी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की जरूरत कम है तो वहां से ऑक्सीजन दिल्ली मंगाई जा सकती है।
कोर्ट ने ऑक्सीजन के मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए केंद्र से कहा कि आईआईटी और आईआईएम ऑक्सीजन टैंकर के मैनेजमेंट का काम अच्छे से संभाल सकते हैं, ये काम उनको हैंडओवर कर देना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी। आईपीएल में आईपीएल भी कोरोना की चपेट में और कोरोना का खतरा बढ़ता देख बीसीसीआई ने अब आईपीएल को पूरे सीजन के लिए टाल दिया है। एक के बाद एक कई टीमों के खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के कोरोना की चपेट में आने के बाद बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला हुआ है। इससे पहले आज सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोरोना की चपेट में आने वाले आईपीएल टीमों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इससे पहले केकेआर के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के 3 कर्मचारियों को भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। अब तक कुल 4 टीमें कोरोना की चपेट में हैं, जिसके बाद आईपीएल टीमों के बायो बबल में सेंध की पुष्टि हुई है। कोरोना का खतरा बढ़ता देख बीसीसीआई ने तत्काल प्रभाव से आईपीएल के सभी मैचों को टाल दिया है। बहुत सही है, देर से आए दुरुस्त आए। इनको ये चीज आईपीएल को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था जब देश में इतनी बड़ी वैश्विक आपदा है। थोड़ा सा शॉकिंग तो है क्योंकि ये चल रहा था अभी, लेकिन अच्छा ही हुआ ये रद्द हो गया क्योंकि देश में ऐसी हालत चल रही है और यहाँ खेल खिलाया जा रहा था, इतने खिलाड़ी इतने लोग बिजी हैं उसमें। ये अच्छा फैसला है सरकार का और बीसीसीआई का। बीसीसीआई को भी कुछ सोचना चाहिए था कि मैच नहीं होने चाहिए थे। आज देखिए 2 टीमों के प्लेयर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो सरकार को तो ये तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की मदद आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए है। इसके अलावा दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चलाने वालों को भी 5,000 रुपए की मदद देने का ऐलान हुआ है। जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन खत्म हो। कोरोना के साथ एक और वायरस अटैक कर रहा है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा वायरस है जो मौत के बाद भी नहीं छोड़ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दिल्ली में कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से जारी करवाते थे और फिर वही इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। कालाबाजारी की ऐसी साजिश आपने अब तक नहीं देखी होगी। ये कितनी खौफनाक बात है कि जिन अस्पतालों पे कोरोना मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वहां का स्टाफ ही मरने वाले मरीजों के नाम पर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करेगा तो देश में कोरोना पीड़ितों का क्या हाल होगा। देखिए लाशों के ढेर पर व्हाट्सएप के जरिए कोरोना से जुड़ी डील। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के शवों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। यह खबर दिमाग सुन्न कर देने वाली है, क्योंकि जहां मरीजों को मौत से बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिन रात की कोशिशों के बाद मिल पाता है, वहां कुछ लोग अस्पताल में मरने वाले कोरोना मरीजों के नाम पर धड़ल्ले से इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली में कोरोना मरीजों के नाम पर कालाबाजारी की आपने कई खबरें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली के अस्पताल के 2 स्टाफ नर्सों ने एक ऐसी करतूत को अंजाम दिया है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। दरअसल दिल्ली के एक अस्पताल के 2 स्टाफ नर्स कोविड मरीजों की तीमारदारी में आईसीयू में तैनात थे और यहां से कोविड मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जारी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने
दोनों को 5 इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का ये मामला दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का है। पश्चिमी दिल्ली की पुलिस के मुताबिक उन्हें किसी ने फोन पर सूचना दी कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 2 पुरुष नर्सिंग स्टाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो जो सच सामने आया उस पर यकीन करना आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दीपक और यशवंत नर्सिंग स्टाफ हैं। दीपक और यशवंत की ड्यूटी आईसीयू में रहती थी। दोनों के पास अस्पताल में आए रेमडेसिविर इंजेक्शन का लेखा जोखा था। मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर की खाली शीशी तीमारदारों को देनी होती थी। दोनों को आईसीयू में कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी भी रहती थी। इसी का फायदा उठाकर मरीज की मौत के बाद उसके नाम पर भी इंजेक्शन जारी कर देते थे। पश्चिमी दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए जाते थे, उनकी कालाबाजारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आईसीयू में तैनात स्टाफ नर्स दीपक और यशवंत बेहद ही शातिराना तरीके से इस बात की जानकारी रखते थे कि किस मरीज की कोविड से मौत हुई है। उसके नाम पर जारी इंजेक्शन का लेखा जोखा भी इन्हीं दोनों स्टाफ नर्स के पास होता था, जिसके बाद ये अस्पताल के बाहर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने ग्राहकों को ये इंजेक्शन मुहैया कराते थे। लेकिन पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अब दिल्ली पुलिस अस्पताल से तमाम ब्यौरा भी जुटा रही है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ दीपक और यशवंत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 रुपए में बेचते थे। दीपक और यशवंत व्हाट्सएप कॉल के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करते थे, फिर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद इंजेक्शन देने के लिए बुलाते थे। अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच देते थे। 50,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। इंजेक्शन बेचने के बाद मरे हुए मरीज के कोटे में उसे चढ़ा देते थे। पुलिस ने दीपक और यशवंत से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करने वाले इस मामले में पश्चिमी दिल्ली पुलिस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से मिली कुछ और अहम जानकारियों पर जांच कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी वाले गिरोह चल रहे हैं। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को 9 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पहाड़गंज में रहने वाला अमित शर्मा नाम का शख्स अपने एक रिश्तेदार के लिए लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 से 50,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने ग्राहक बनकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को धर दबोचा। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस टीम को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने मोबाइल फोन पर इंजेक्शन खरीदने की बात कही। अमित शर्मा 1,20,000 रुपए में 3 रेमडेसिविर देने को तैयार हुआ। सुनहरी मस्जिद के पास पुलिस वाले को इंजेक्शन देने के लिए बुलाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वो अपने रिश्तेदार के लिए 9 इंजेक्शन लाया था। उसकी रिश्तेदार ठीक हो गई तो वो बचे हुए इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगा। जरूरतमंद की मदद करने के बजाय जरूरत की चीजों की कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा कोरोना मरीजों के काम आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी खूब कालाबाजारी हो रही है। बाहरी दिल्ली पुलिस की टीम ने समयपुर बादली में 4 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 115 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। ये चारों आरोपी मोबाइल फोन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सौदा करते थे, फिर अपनी कार से डिलीवरी करते थे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 1 से 1.25 लाख रुपए तक वसूलते थे, जबकि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 40,000 से 80,000 तक में अलग अलग रेंज में उपलब्ध है। पुलिस ने इन चारों कालाबाजारियों के पास से 4 गाड़ियां और 5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार और इलाज की सुविधाओं के अभाव में लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ मुनाफाखोर और मौकापरस्त लोग इस मुश्किल हालात का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से आई है। यहाँ के उमरिया गांव में एक तांत्रिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। जादू टोने से कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले तांत्रिक के पास कई लोगों की भीड़ जुट रही थी।
पुलिस ने तांत्रिक कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि सिर्फ भभूत और झाड़ फूंक करके वो कोरोना के इलाज का दावा कर रहा था। काफी भीड़ थी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो 3 लोगों के ग्रुप धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान, धारा 51D आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से मरीज और तीमारदार कालाबाजारियों और मजबूरी का फायदा उठाने वालों से काफी परेशान हैं। पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप भी जागरूक बनें और कालाबाजारी करने वालों से कुछ भी ना खरीदें। आप उनसे चीजें नहीं खरीदेंगे तो वो कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। इस महामारी में हमें कोरोना से भी लड़ना है और कालाबाजारी वाले